नमस्कार। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास उत्तर प्रदेश के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तालबेहट ललितपुर से मैं आशुतोष दुबे आज आपके समक्ष इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक डीसी मोटर के संदर्भ में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सो टुडे आज टॉपिक इज डीसी मोटर। हमारा आज का प्रसंग है डीसी मोटर। So the first question is coming that what is DC motor? DC motor क्या होता है? DC motor या DC machine, starting DC machine से करें। Actually machine can be divided into two types. First one is that motor and second one is that generator. एक मोटर होता है और एक जनरेटर होता है। जो मोटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जबकि जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ देखिए आप, दिष्ट धारा मशीन सिंपली डीसी मशीन होगी तो बेस्ड होगी काय के ऊपर? डीसी के ऊपर। और अगर एसी मशीन बेस्ड होगी तो होगी वो एसी के ऊपर, मतलब ये डीसी धारा पर काम करती है। डीसी मशीन उन सभी मशीनों को कहते हैं जो डीसी लेकर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे डीसी मोटर, और जो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी में बदलती है, जैसे डीसी जनरेटर। आगे देखिए, डीसी मोटर एक ऐसी मशीन है जिसे जब विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है तो वह उसे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। सेम एज डीसी मोटर को ऐसे स्थानों पर प्रयोग किया जाता है जहां गति नियंत्रण की आवश्यकता हो, मतलब जहां स्पीड कंट्रोल की आवश्यकता होती है वहां हम डीसी मशीन का यूज किया जाता है। इसलिए प्रायः ट्रॉली, विद्युत रेलों तथा उत्पादन यंत्र तथा लिफ्ट इत्यादि आदि में डीसी मोटरों का प्रयोग बहुतायत किया जाता है। इसका जो रेटिंग होता है, इसका जो कैपेसिटी होता है वो 1 एचपी से लेके कई हजार एचपी तक हो सकता है। मतलब ये छोटी से लेके, बहुत छोटी मशीन से लेके बहुत बड़ी मशीन तक डीसी मशीन बनाई जा सकती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग दैट जो इसका बनावट होता है डीसी मोटर या डीसी जनरेटर, डीसी मोटर का बनावट डीसी जनरेटर के जैसे ही होता है, मतलब दोनों की बनावट में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ देखिए, डीसी मोटरों की बनावट बिल्कुल डीसी जनरेटर की तरह होती है। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में केवल इनपुट और आउटपुट सप्लाई का ही अंतर होता है। डीसी मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदला जाता है, जबकि डीसी जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदला जाता है। सीधा सीधा बात यह है, अगर हम इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं या करंट दे रहे हैं तो वो आउटपुट में रोटेशन करेगा, तो इसको हम बोलेंगे मोटर। और अगर हम इनपुट में आपका रोटेशन दे रहे हैं तो आउटपुट में वो करंट प्रोड्यूस करेगा, इसको बोलते हैं जनरेटर। टू बी प्रोड्यूस, जो जनरेट करता है वो जनरेटर। हमारा इलेक्ट्रिकल में मेन चीज क्या है? जनरेशन। तो इलेक्ट्रिकल जो जनरेट करेगा उसको हम जनरेटर बोलते हैं। तो जो जनरेट करेगा डीसी, वो क्या करेगा? मैकेनिकल को लेगा और इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, लेकिन उनमें किसी भी तरीके से उसका जो बनावट होता है जनरेटर या मोटर में कोई भी डिफरेंसेस नहीं होता। अब इसका प्रिंसिपल देखें। डीसी मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग के सिद्धांत पर काम करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में करंट युक्त कंडक्टर रखा जाता है तो कंडक्टर पर एक घुमाव टार्क उत्पन्न होता है। इसी सिद्धांत पर डीसी मोटर कार्य करती है। अगर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक कंडक्टर को रख दिया और कंडक्टर को इनपुट में हमने करंट दिया, तो वो कंडक्टर रोटेशन महसूस करेगा। इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेट देन इट एक्सपीरियंस्ड फोर्स, या इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्सपीरियंस्ड फोर्स। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्सपीरियंस करती है फोर्स से, उसी के कारण मोटर घूमती है। देन नेक्स्ट, इसका वर्किंग प्रिंसिपल। किसी धारा प्रवाह करते हुए चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब उस पर मैकेनिकल फोर्स कार्य करता है। इस मैकेनिकल फोर्स को, जो इसका डायरेक्शन होता है, ये इस मैकेनिकल फोर्स का जो भी डायरेक्शन होता है उसको फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम के अकॉर्डिंगली निकाला जाता है, मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अभी आगे हम बताएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है।
इस बल के कारण चालक बल की दिशा में गतिशील हो जाता है। यही मोटर का कार्य सिद्धांत है। अगर एग्जाम्पल के लिए चालक की लंबाई एल मीटर, क्योंकि लंबाई का मात्रक क्या होता है, यूनिट मीटर, तो एल मीटर का हमने एक चालक ले लिया, उसको क्षेत्र की तीव्रता या मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेबर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर में रखा। मतलब बी आपका क्या है, क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, सॉरी यहाँ लिखा नहीं है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तथा चालक में प्रवाहित धारा आई एम्पियर हो तो चालक के द्वारा जो बल अनुभव किया जाएगा F इज इक्वल टू बी आई एल न्यूटन होगा। याद रखिएगा, अगर यही एसी मशीन होती तो बी आई एल साइन थीटा हो जाता, उसमें क्योंकि फेज डिफरेंस आएगा तो फिर थीटा आ जाता है। लेकिन यहाँ पर F इज इक्वल टू सिंपली क्या होगा, बी आई एल, है ना। जहाँ बी क्या है, बी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, आई क्या है, आई आपका करंट है इन एम्पियर, और एल क्या है, चालक की लंबाई। देखिए इसी तरीके से इसको फिगर में भी शो किया गया है। एक ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के बीच में हमने इस कंडक्टर को रख दिया, ये कंडक्टर दिख रहा है, इस कंडक्टर को रखा हुआ है और इसमें फिर हमने करंट को दिया है ना। करंट को दिया है तो ये जो कंडक्टर है वो रोटेशन महसूस कर रहा है ड्यू टू द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिकल, मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रोटेशन महसूस कर रहा है और आउटपुट में रोटेशन दे रहा है। अब अभी हमने बोला कि इसका जो डायरेक्शन निकालते हैं वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है, देखिए जरा, अगर हम लेफ्ट हैंड रूल में देखें, अगर हमने एक हाथ को, उल्टे हाथ को या लेफ्ट हैंड को इस तरीके से फैलाया कि ये जो थंब है, थंब मतलब अंगूठा है, ये इंडेक्स फिंगर मतलब ये जो पहली वाली उंगली है जिसको आप लोग तर्जनी बोलते हो, इससे परपेंडिकुलर हो, मतलब लंबवत हो, मतलब अंगूठा लंबवत है इस तर्जनी से, इंडेक्स फिंगर से, और ये इंडेक्स फिंगर लंबवत है इस मिडिल फिंगर से। ये जो इंडेक्स फिंगर है या जो तर्जनी है ये बीच वाली उंगली से लंबवत है, और सिमिलरली ये बीच वाली उंगली भी अंगूठे से लंबवत है। मतलब दीज ऑल आर परपेंडिकुलर ईच अदर। जैसे ये इससे लंबवत है, ये इससे लंबवत है और ये इससे लंबवत है। मतलब हम अगर उल्टे हाथ को इस तरीके से फैलाएं कि अंगूठा लंबवत हो इस उंगली से, ये इंडेक्स फिंगर से, इंडेक्स फिंगर लंबवत हो मिडिल फिंगर से, और मिडिल फिंगर लंबवत हो अंगूठे से, तो फिर क्या होता है देखिए जरा, इसमें लिखा है फ्लेमिंग बामहस्त नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यह एक स्मृति सहायक विधि है। स्मृति सहायक मतलब याद रखने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा के लिए प्रयोग किया जाता है। चित्र में दिखाया गया है कि यदि बाएं हाथ की प्रथम तीन उंगली एक दूसरे के लंबवत फैलाई जाए और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखिए ये जो तर्जनी है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का शो कर रहा है, मध्यमा चालक में बहने वाली धारा को शो करे, ये जो आपका मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा है, तो उस चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल अंगूठे की दिशा में होगा। तो ये देखिए जो आपका चुंबकीय बल है वो किसकी डायरेक्शन में होगा, अंगूठी की डायरेक्शन में। सिंपली इसको समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि जैसे ये लेफ्ट हैंड ले लिया, सबसे इंपॉर्टेंट होता है दुनिया में, जैसे हम इस तरीके से इसको स्पेसिफाई कर लें कि ये मदर है, ये फादर है और ये चाइल्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट है मदर, है ना। मदर मीन्स मोशन, मोशन मतलब घूमना, है ना। इधर ये फादर, फादर मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड को शो कर रहा है, और करंट चाइल्ड, करंट को शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको याद रखते हैं। ये आपका मोशन है मतलब घूमना, जो आप अभी आप इसमें देख रहे हैं कि जो अंगूठा है वो अंगूठा क्या दिखाता है, यहाँ देखिए, तथा उस चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल अंगूठे की दिशा में होगा। ये फोर्स है ना, रोटेशन है ना, मोशन को दिखाएगा। ये क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर आपका शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। इसमें देखिए आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ ये आपका अंगूठा जा रहा है, मतलब इसमें जो फोर्स घूमने का डायरेक्शन होगा या अ, चालक पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा वो बाहर की तरफ लगेगा।
मोटर में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है। सिमिलरली अगर यही चीज हम जनरेटर में करेंगे तो उसमें जो डायरेक्शन होता है वो हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं। तो आप याद रखिएगा, किसी भी मोटर में अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकालना है या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन निकालना है, उसका डायरेक्शन निकालना है, तो वो हम लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। और अगर वही चीज हम जनरेटर में निकालते हैं तो हम राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। देन अब इसी को सिद्धांत को समझने के लिए हमने डिटेल में समझने के लिए एक मैग्नेट लिया है। देखिए, कल्पना कीजिए कि कोई धाराहीन चालक, मतलब इस कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही, जो सप्लाई से कनेक्ट ना हो। निम्न चित्र के अनुसार मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। यहाँ कुछ हमने इस तरीके से डेवलप किया कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाए एन और एस के बीच में, तथा चुंबकीय क्षेत्र बिना चालक से प्रवाहित हुए एन ध्रुव से एस ध्रुव के लिए वायु अंतराल को पार कर लेता है। इस तरीके से ये इस फिगर में दिखाया है कि एक कंडक्टर है, इसमें हमने कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा हूं, इसमें कोई भी हम सप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो ये सिंपली इसमें रखा हुआ है, वायु अंतराल को पार कर रहा है। नेक्स्ट देखिए आप। अब इस चित्र में हमने क्या किया, इस चित्र के अनुसार चालक में धारा प्रवाहित हो रही है। अब हमने इसमें क्या कर दिया, करंट को फ्लो कर दिया, लेकिन एन ध्रुव तथा एस ध्रुव के चुंबकीय प्रभाव को हटा लिया गया है। मतलब अब हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड को अलग कर दिया। अभी मैग्नेटिक फील्ड थी, करंट फ्लो नहीं हो रही थी, अभी हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया और यहाँ करंट इसमें फ्लो हो रही। इस स्थिति में चालक का अपना चुंबकीय क्षेत्र बना रहेगा, इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। चालक की चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं कॉर्क पैच का नियम होता है, इसके तहत क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये देखिए घड़ी घड़ी की दिशा में घूमता है ना। अभी पहले चित्र में क्या किया था, पहले चित्र में हमने क्या किया था कि करंट कंडक्टर को करंट नहीं दिया था और मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी। दूसरे चित्र में हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया और चालक को करंट दे दिया। तो इसमें तो इसका खुद का तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, क्योंकि इसमें हम क्या दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं। तो इसके कारण जो इसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इस स्थिति में चालक का अपना चुंबकीय क्षेत्र तो बना रहेगा, और चालक के चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वो कार्क पैच नियम के अनुसार दक्षिणावर्त, मतलब पिछले लेक्चर में हमने आपको ये रूल भी बताया था जब लेंज लॉ वगैरह पढ़ाया था। तो कॉर्क स्क्रू के नियम के अकॉर्डिंगली ये आपका कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। अब चित्र तीसरे में देखिए कि अनुसार चालक में धारा प्रवाहित हो रही, चालक में धारा प्रवाहित हो रही तथा मुख्य चुंबकीय क्षेत्र भी उपस्थित है। पहली कंडीशन में हमने करंट फ्लो नहीं किया था तो सिंपली हमने दिखा दिया। दूसरे में हमने मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, सिर्फ करंट फ्लो किया, तो उसका घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगा। और अब तीसरे में क्या हुआ, तीसरे में मैंने क्या किया, चालक में धारा के कारण मतलब दोनों चीजें लगा दी, यहाँ करंट भी फ्लो हो रहा है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है। चित्र के अनुसार चालक में धारा प्रवाहित हो रहा है तथा मुख्य चुंबकीय क्षेत्र भी उपस्थित है। चालक में धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक के ऊपर मुख्य क्षेत्र के साथ कार्य करता है। ये देखिए, ऊपर मुख्य क्षेत्र के साथ ये कार्य कर रहा है, लेकिन चालक के नीचे मुख्य क्षेत्र का विरोध करता है। यहाँ ये अपोजिशन करेगा और यहाँ इसके साथ काम करेगा, मतलब यहाँ इसके लिए काम करेगा, यहाँ इसके अपोज में काम करेगा। इसका परिणाम यह होता है कि चालक के ऊपर क्षेत्र में फ्लक्स का जमाव हो जाता है। मतलब यहाँ देखिए बहुत सारा फ्लक्स, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं आपको बहुत सारी दिख रही हैं, तथा नीचे वाले क्षेत्र में फ्लक्स जमाव कम हो जाता है। यहाँ फ्लक्स जो डेंसिटी है वो आपकी कम दिख रही है। यहाँ देखिए डेंसिटी मतलब घनत्व, फ्लक्स का जो घनत्व है वो ज्यादा है ऊपर, और यहाँ फ्लक्स का घनत्व कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है वो इसके साथ काम कर रहा है, और यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है ये इसके अपोजिशन में काम कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि जब चालक पर कार्य करने वाला पर बल कार्य कर रहा हो तो वह चालक के नीचे की ओर धकेलने का प्रयास करता है, जैसे चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, एरो के निशान से नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर जब फोर्स ज्यादा होगा तो कंडक्टर को कैसा चाहे डालेगा, नीचे की तरफ डालने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, अब ये चित्र के अनुसार देखिए, यदि चालक की दिशा धारा की दिशा में परिवर्तन कर दिया जाए, मतलब अभी कंडक्टर की जो करंट थी इसकी हमने धारा की दिशा में परिवर्तन कर दिया, तो फ्लक्स का जमाव कहाँ हो जाएगा,
नीचे की तरफ हो जाएगा। अभी करंट कैसी जा रही थी, क्लॉकवाइज जा रही थी, अब हमने करंट कैसी कर दी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में यहाँ धारा की दिशा कर दी। तो फ्लक्स का जमाव नीचे की ओर हो जाएगा, यह वह तथा वह चालक को ऊपर की ओर ले जाने का प्रयत्न करेगा। अब यहाँ फोर्स, यहाँ ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज या फ्लक्स घनत्व जो है वो यहाँ ज्यादा है, यहाँ फ्लक्स घनत्व कम है। तो ये इसको कहाँ से कैसा करेगा, ऊपर की तरफ धकेलने का प्रयास करेगा। वास्तव में आर्मेचर पर कई कुंडलियां कुंडलित होती हैं, आर्मेचर में कई कॉइल्स होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे। अतः जो ही आर्मेचर आगे की दिशा में घूमेगा तो पूर्व चालक के स्थान पर पीछे वाला चालक आता रहेगा, जिन पर पुनः एन एस के अधीनस्थ पूर्व दिशा में बल का प्रभाव पड़ता रहेगा, जिसके कारण आर्मेचर एक ही दिशा में घूमता रहेगा। मतलब जैसे ये फोर्स लगेगा तो आर्मेचर का रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा और एक के बाद एक आपका चालक आता जाएगा और एन और एस के अधीन पूर्व दिशा में बल का प्रभाव पड़ता रहेगा, जिसके कारण आर्मेचर एक ही डायरेक्शन में घूमता रहेगा। तो ये हमने बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा। हमने स्टार्टिंग किया डीसी मशीन से। डीसी मशीन जो होता है, डीसी मशीन मतलब मशीन दो टाइप का, जनरेटर और मोटर। जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेटर हो गया, और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, लेता है और रोटेट करता है, वो हो गया मोटर। इन दोनों में अगर हमने बात की तो इसमें जो इसका जो प्रिंसिपल लगा, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि इसमें जो फोर्स लगता है एफ, वो जनरेट हुआ बी आई एल, है ना। इसका यूनिट, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। इस फोर्स के बाद हमने पढ़ा इसका जो डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन को निकालने के लिए हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली हम मोटर में डायरेक्शन निकालेंगे कि इसका फोर्स कहाँ लगता है, या इसका करंट किस डायरेक्शन में है, या इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है। इसके बाद हमने इसका प्रिंसिपल डिटेल में पढ़ने का कोशिश किया कि किस तरीके से फोर्स को प्रोड्यूस करता है, किस तरीके से रोटेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि आखिर टीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन या इसकी संरचना कैसे होती है। किसी भी मूवेबल जो मशीन होती है, जो घूमती है, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक स्टेशनरी पार्ट होता है और एक रोटेटरी पार्ट होता है। स्टेशनरी पार्ट का मतलब होता है स्थिर, और रोटेटरी पार्ट का मतलब होता है गतिशील। तो हमको स्थिर पार्ट और गतिशील पार्ट के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ इस स्थिर पार्ट को बोलते हैं स्टेटर और रोटेटरी पार्ट को बोलते हैं आर्मेचर। डीसी मशीन में रोटेटरी पार्ट को हम रोटर सिंपली ना बोल के आर्मेचर बोलते हैं। आर्मेचर मतलब रोटर विथ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का फंक्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे, मतलब जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं। मतलब रोटर विथ कम्यूटेटर इज कॉल्ड आर्मेचर। ऐसा कोई भी रोटर जिसमें हम कम्यूटेटर लगा देते हो उसको हम सिंपली आर्मेचर की तरह स्पेसिफाई करते हैं डीसी में। तो यहाँ जो घूमने वाला पार्ट है, वो पार्ट है वो आपका है आर्मेचर, और जो स्टेशनरी पार्ट है वो आपका है स्टेटर। अब देखिए स्टेशनरी मतलब स्थिर, ये आपका कंस्ट्रक्शन है, ये बाहरी पार्ट है, ये सबसे पहला बाहरी पार्ट है। यहाँ जो इसका फ्रेम होता है, जैसे आपने मशीन देखी होगी, मशीन के जो सबसे बाहर का पार्ट होता है जिसमें अंदर सारा कुछ रखा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं योक, मतलब आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द मशीन। एक मशीन का ऐसा बाहर का पार्ट जिसमें सारा कुछ रखा होता है, इनबिल्ट होता है, उसको हम बोलते हैं योक। ये एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, ये एक यांत्रिक पार्ट है। आगे बढ़ेंगे, इस योक के बाद हमारा लगा है स्टेटर। ये वाला जो स्टेशनरी पार्ट है ये है हमारा स्टेटर। ये वाला, ये जो जहां मैं आपको माउस से दिखा रहा हूं हाइलाइटर से, ये आपका स्टेटर है, इसको बोलते हैं हम स्टेटर। और ये अंदर जो लगा हुआ है, यहाँ ये कम्यूटेटर लगा है, ये आपका इस टाइप, यहाँ ये जो सारा कुछ है ये वाला पार्ट, ये आपका है आर्मेचर, है ना। मतलब रोटर, इसको हम आर्मेचर बोल रहे हैं, ये जो आर्मेचर है, और ये है आपका स्टेटर। अब देखिए स्टेटर में हमको बाइंडिंग करना पड़ेगा, उसके लिए पोल जनरेट करने पड़ेंगे। तो पोल, पोल मतलब जिसमें हम बाइंडिंग करते हैं उसको हम पोल बोलते हैं। पोल में जो भी बाइंडिंग है, स्टेटर में जो भी बाइंडिंग होती है, उस बाइंडिंग को हम फील्ड बाइंडिंग बोलते हैं। यहाँ ये कनेक्टिविटी नहीं दिखाई गई है, यहाँ ये फील्ड बाइंडिंग की गई है ना। तो यहाँ से ये फील्ड बाइंडिंग की गई, और ये क्या है, पोल। पोल का जो अंतिम वाला पार्ट है, पोल का जो अंतिम वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पोल शू या पोल का जूता, जहां ये इसको बंद करता है। तो ये आप अगर स्टेटर की बात करें तो इस स्टेटर में आप देखेंगे कि इस स्टेटर में हमने
पोल्स लगाए हैं। पोल लगाए हैं काय के लिए? बाइंडिंग के लिए, स्टेटर की बाइंडिंग के लिए। और पोल जनरेट करने के लिए हमने एन एस, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए एन एस लिया है थ्रू। इसके बाद हमने इसमें मतलब ये ऑटोमेटिकली एनएस बनेगा जब इसमें बाइंडिंग होगा ना, इस पोल में जब बाइंडिंग होगा तो ऑटोमेटिकली एक में हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, एक में एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से जब करेंगे तो एनएस ऑटोमेटिकली फील्ड क्रिएट करेगा, है ना। तो यहाँ हमने ये एनएस लिया है और इस एनएस में हमने फील्ड बाइंडिंग की है ना। ये पोल शू है हमारा। ये आपका आर्मीचर है, मतलब अंदर रोटेटरी पार्ट है। ये आपका क्या है? आर्मीचर है। आर्मीचर में टीथ होते हैं। इन टीथ में, ये जो टीथ है ये आर्मेचर के दांते हैं, खाने होते हैं। आपको आर्मेचर अभी आगे चित्र में दिखेगा। और अंदर वाला पार्ट है ये कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये ब्रशेज हैं, जो ब्रशेज स्प्रिंग के सहारे इन ब्रशेज को कनेक्ट किया जाता है मशीन में। तो ये इस तरीके से इसका टोटल सिंपली कंस्ट्रक्शन है किसी भी डीसी मशीन का। देखिए, अब इसको डिटेल में स्पेसिफाई किया है। डीसी मशीन में निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं: क्षेत्रीय व्यवस्था या स्टेटर। जैसे हमने आपको बताया था, ये बाहर वाला पार्ट ये आपका स्टेटर है ना। इस स्टेटर में देखिए एक ये आई लगी हुई है, इसको हम आई बोलते हैं, आंख बोलते हैं। जैसे मशीन हिले ना, हमिंग ना करे, इसके लिए हम इसको क्या करते हैं? बोल्ट, नट बोल्ट से कस देते हैं इस आई के सहारे। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनों में ये किया जाता है। इसके बाद ये आउटर मोस्ट जो आपका पार्ट है, ये आपका क्या है? आपका योक है। और यहाँ देखिए ये जो अंदर का फ्रेम है, ये 1 2 3 4 है ना, क्षेत्र कुंडलियों के लिए कोड। कोड मतलब जहां हम यहाँ बाइंडिंग करेंगे, ये अंदर वाला पार्ट है ना। इसके बाद ये देखिए शाफ्ट के लिए बेरिंग लिखा है। अब नेक्स्ट, स्टेटर में विभिन्न भाग होते हैं: योक या ढांचा, पोल कोर या पोल बॉडी एंड पोल शू। यहाँ पोल, ध्रुव कोड या ध्रुव ढांचा और ध्रुव नाल, अभी आपको बताया था। तीसरा होता है फील्ड बाइंडिंग, और चौथा होता है एंड प्लेट, ये जिसको हम पोल शूज पे बोलते हैं। सॉरी, एंड प्लेट मतलब अंतिम वाला पार्ट, वो आपका एंड प्लेट है। अब देखिए योग क्या होता है। डीसी मशीन का ढांचा ध्रुवों के मध्य परिपथ को पूरा करने के लिए कार्य करता है। छोटी मशीन के लिए यह कास्ट आयरन या ढलवा लोहा का बनाया जाता है, तथा बड़ी मशीनों के लिए यह इस्पात के गढ़े हुए मतलब फैब्रिकेटेड ढांचे का प्रयोग किया जाता है। ढलवे लोहे की अपेक्षा फैब्रिकेटेड जो स्टील होता है उसकी चुंबकशीलता, है ना, वो दुगनी होती है, लेकिन लागत अधिक होने के कारण इन्हें छोटी मशीनों में योग प्रयोग नहीं किया जाता। तो आप याद रखिएगा, जो हम योग बनाते हैं, ढांचा बनाते हैं, वो छोटी मशीन में तो कास्ट आयरन का होता है, और बड़ी मशीन में हम इसको फैब्रिकेटेड के लिए फैब्रिकेटेड स्टील का यूज करते हैं, है ना। छोटी मशीनों में नहीं करते क्योंकि ये महंगा होता है। अब देखिए दूसरा आपका पोल बॉडी और पोल शू। चुंबकीय ध्रुव में दो पार्ट होते हैं, एक ध्रुव का ढांचा और दूसरा ध्रुव का नाल, जो कि योग के साथ बोल्ट द्वारा कसा होता है। ध्रुव ढांचा या कोट ढलवा लोहे का भी हो सकता है, लेकिन इसे प्रायः इस्पात की पट्टियों मतलब लेमिनेशन से बनाया जाता है। इस्पात की पट्टियों की मोटाई लगभग 1 से 1.15 mm होती है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि इसकी जो पट्टी होती हैं उनकी मोटाई कितनी होती है? 1 से 1.5 mm तक हो सकती है। ध्रुवीय ढांचा या पोल बॉडी प्रायः वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कास्ट का होता है, मतलब ये रोटेट वृत्ताकार शेप में होता है। इनका कार्य विद्युत रोधी तारों की बनी क्षेत्र कुंडलियों को बहन करना है, जिसमें उत्तेजित धारा या एक्साइटिंग करंट प्रोड्यूस होती है। तो ये आपका फील्ड को जनरेट करता है। तो इसमें ये आपका पोल और पोल शू हमने बताया जहां आपका फील्ड का बाइंडिंग होता है। नेक्स्ट ये आर्मीचर। देखिए ये आर्मीचर है, ये रोटेटिंग पार्ट है, घूमने वाला पार्ट ये आपका आर्मीचर कहलाता है। इस आर्मीचर में देखिए लेमिनेटेड कोर है, यहाँ खांचे स्लॉट्स हैं जो अभी आपको पहले वाले डायग्राम में स्लॉट्स दिखाए गए थे। यहाँ ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और ये शाफ्ट है ना, जहाँ से आपका, जहाँ आप पंखी को कनेक्ट करते हैं, पंखी जो आपकी होती है, फैन जो होता है उसको कनेक्ट करते हैं। आर्मेचर मोटर का घूमने वाला भाग होता है, इससे मैकेनिकल ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसकी आर्मेचर कोर में बाइंडिंग होती है। इन कोर्स में क्या होता है? बाइंडिंग होता है। आर्मेचर कोर 0.3 से 0.5 mm मोटी उच्च चुंबकशीलता का सिलिकॉन इस्पात की पत्तियों से की बनी होती है। इसमें भी जो स्टील को होता है, वो स्टील को इसमें भी लैमिनेटेड किया जाता है, तथा प्रत्येक पत्ती पर वार्निश की परत
पतली परत चढ़ा दी जाती है। तो ये आपका हो गया कम्यूटेटर, सॉरी आर्मीचर। आर्मीचर मतलब रोटेटिंग पार्ट। तो आपने स्टेटर देख लिया और फिर आपने इसका रोटेटिंग पार्ट देख लिया, मतलब आर्मीचर देख लिया। नेक्स्ट, अब देखिए, जब हम किसी भी मोटर को पर कार्य कर रहे हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है मशीन में, है ना। अगर वो जनरेटर होता है तो वो ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है, अगर वो मोटर है तो उसमें फिर एक बैक ईएमएफ का एक्सपीरियंस होता है, मतलब बैक ईएमएफ का प्रभाव होता है। जब किसी मोटर के आर्मेचर को फील्ड पोल के चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो वह फील्ड पोल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को काटता है, मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होंगे उसको क्या करेगा, वो कट करेगा आर्मेचर जब उसको घुमाया जाएगा। जिसके कारण फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के अनुसार कंडक्टर में क्या पैदा होता है, ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ जनरेट होता है और कंडक्टर में उत्पन्न ईएमएफ दी जाने वाली वोल्टेज के विरोध में कार्य करता है और इसी लिए इसे बैक ईएमएफ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली कंडक्टर में जो उत्पन्न होता है, इसमें लिखा नहीं है, आगे आएगा, जो लेंज लॉ होता है वो इसको फादर अपोजिशन लॉ भी बोलते हैं, कि वो जिस चीज से उत्पन्न होता है उसी चीज का विरोध करता है। तो देखिए यहाँ है, कंडक्टर में उत्पन्न ईएमएफ दी जाने वाली वोल्टेज के विरोध में कार्य करता है, मतलब जो हम इनपुट में वोल्टेज दे रहे हैं उसके अपोजिशन में ईएमएफ जनरेट करता है और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ बोलते हैं। बैक ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, अभी हमने आपको बताया था, उसके बाएं हाथ के नियम के अनुसार निकाली जाती है। यह मोटर में जनरेटिंग प्रभाव है तथा मोटर में लगाई गई वोल्टेज के विपरीत होता है। इसे हम काउंटर ईएमएफ भी बोलते हैं। बैक ईएमएफ का दूसरा नाम हम काउंटर ईएमएफ भी बोला जाता है। देखिए, हमने अभी आपको बताया था एज पर लेंज लॉ, जो लेंज लॉ होता है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली एज पर द लेंज लॉ द दिस इंड्यूस ईएमएफ एक्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द आर्मेचर सप्लाई वोल्टेज। जो आर्मेचर में सप्लाई वोल्टेज है उसके विरोध में इस जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होती है, एंड हेंस दिस ईएमएफ कॉल्ड द बैक ईएमएफ एंड डिनोटेड बाय ईबी। ई बी, बी जो सफिक्स है, जो सफिक्स मतलब जो नीचे जुड़ा होता है, ये बी सफिक्स का यूज काय के लिए किया गया है, बैक ईएमएफ के लिए। और दिस ई बी, जो ये बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ क्लासीफाई होता है पी फाइव एन जेड अपॉन 60 इंटू ए। यहाँ जैसे लिखा हुआ है, ई बी इज इक्वल टू 5 ZNP अपॉन 60 इंटू ए। क्या क्या है ये, ई बी क्या है आपका, बैक ईएमएफ। ईएमएफ का भी आपका यूनिट हम पहले बता चुके हैं आपको, वोल्ट्स में होता है, तो ये वोल्ट हो गया। ये फाई क्या है आपका, फ्लक्स, प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स। पर पोल, हर पोल में जो चुंबकीय फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो है, चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर, तो ये वेबर है। जेड, जेड क्या है, आर्मेचर में कंडक्टर की संख्या, मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड जेड, ये जेड है। एन क्या है, एन यहाँ आपका, जैसे ट्रांसफॉर्मर में N/M2 लिया था वो कुंडली था, इधर ये जो एन क्या है आपका, आर्मेचर में घूर्णन गति, मतलब स्पीड है इसका, आरपीएम। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो एन जो आपका है वो आपका क्या है, स्पीड है या आर्मेचर की घूर्णन गति। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, आरपीएम। पी क्या है, पोल्स की संख्या, नंबर ऑफ पोल्स जो है वो हमारा क्या है आपका, पी है। और ए क्या है, जी जो ए है, जी जब हम आगे हम पढ़ेंगे तो जो आपका डीसी मशीन होता है वो दो टाइप का होता है, लैब, उसमें जो बाइंडिंग होता है वो दो तरीके की की जाती है। एक लैब बाइंडिंग बाइंडिंग होती है और एक वेब बाइंडिंग होती है। लैब बाउंड होता है या वेब बाउंड होता है। तो यहाँ जो ए है वो आर्मेचर बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या है कि कितने हम पैरेलल पाथ बाइंडिंग के लिए प्रोड्यूस करते हैं, वो आपका ए है। तो लैब बाइंडिंग में ए इज इक्वल टू पी होता है, मतलब पी के बराबर जितना पोल होता है उतना ही पाथ होते हैं। लेकिन समानांतर में जो वेब बाउंडिंग होता है उसमें ए की संख्या हमेशा क्या होती है, दो होती है। तो हमने यहाँ दो फॉर्मूले पढ़े हैं अभी तक। एक फॉर्मूला पढ़ा है एफ, जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है, एफ इज इक्वल टू बी आई एल, है ना। और अगर यही एसी मशीन होगी तो बी आई एल साइन थीटा, लेकिन यहाँ डीसी मशीन है तो एफ इज इक्वल टू बी आई एल। और दूसरा यहाँ हमने बैक ईएमएफ पढ़ा है, अगर यही जनरेटर में होगा, अगर यही चीज जनरेटर में होगी तो बैक ईएमएफ ना होकर ये क्या हो जाएगा, ईएमएफ। और ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा पी फाइव एन जेड अपॉन 60 इंटू ए, या फाइव जेड एन पी जो भी यहाँ लिखा हुआ है अपॉन 60 इंटू ए। फाइव क्या है आपका, वही चुंबकीय पोल्स, प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स, है ना। तो ये आपका ईएमएफ या बैक ईएमएफ के लिए आपका फॉर्मूला होता है।
नेक्स्ट। तो देखिए आज का समरी, आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, इसके संदर्भ में हम एक बार थोड़ा सा आपको समराइज कर देते हैं। पहला, बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल, किसी भी मशीन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? मशीन में दो पार्ट होता है, पहला तो एक मोटर होता है, एक जनरेटर होता है। तो हम क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने एक कंडक्टर रखा, उस कंडक्टर में अगर हम इनपुट में करंट देते हैं तो आउटपुट में रोटेशन होता है, या इनपुट में रोटेशन देते हैं तो आउटपुट में करंट बनता है। जब करंट बनता है तो उसको हम बोल देते हैं जनरेटर, और जब रोटेशन बनता है तो उसको बोल देते हैं मोटर। इसके प्रिंसिपल के लिए हमने जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हमने दिखाया कि जो एफ होता है वो एफ बराबर क्या होता है, बी आई एल। इसके बाद हमने पढ़ा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, थंब रूल। इसके अकॉर्डिंगली हमने क्या बताया, इसके अकॉर्डिंगली आपको बताया कि ये तीन जो आपका है उल्टे हाथ का, ये एक थंब है, इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है, इनको हमने आपस में इस तरीके से फैलाया है कि ये लंबवत है, ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है। तो ये जो आपका है थंब है वो मोशन, मतलब जो घूमेगा कंडक्टर उसको दिखाएगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, और ये जो आपका है ये आपका करंट के डायरेक्शन को शो करेगा, और ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, है ना। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन में हमने पढ़ा कि हम डीसी मशीन को किस तरीके से बनाते हैं, है ना। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर। तो स्टेटर मतलब स्टेशनरी पार्ट, रोटर मतलब रोटेटरी पार्ट। तो घूमने वाला जो पार्ट है वो आपका रोटर है, और जो आपका ना घूमने वाला पार्ट है वो स्टेटर है ना। उसके बाद आपका जो रोटर होता है, उस रोटर को हम यहाँ आर्मेचर बोलते हैं। डीसी मशीन में ऑलवेज रोटर इज कॉल्ड आर्मेचर। आर्मेचर में एक कम्यूटेटर होता है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ये डीसी बेस्ड होता है मशीन। और आपका जो स्टेटर होता है उसमें पोल्स लगे रहते हैं, पोल्स के बाद पोल शू लगे रहता है, उस पोल्स में आपका स्टेटर का बाइंडिंग होता है, और बीच में एयर गैप होता है। इसके बाद आपका कम्यूटेटर होता है, मतलब इसके बाद आपका आर्मेचर का टीथ होता है, बीच में आपका कम्यूटेटर लगा होता है, और आपका जो आउटपुट है उस आउटपुट में आपका शाफ्ट लगा रहता है, मतलब बिल्कुल इनर पार्ट में आपका शाफ्ट लगा रहता है। तो ये हमने आपका पढ़ा कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। देन बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ के बारे में हमने पढ़ा कि ईबी इज इक्वल टू होता है P5 NZ अपॉन 60 इंटू ए। मतलब P आपका जो है पोल, मतलब जो ईबी, ईबी मतलब जो बैक ईएमएफ पढ़ा, उसके लिए हमने जो आपका इक्वेशन पढ़ा P5 NZ अपॉन 16 टू ए। पी आपका नंबर ऑफ पोल है ना। फाइव आपका जो फ्लक्स है वो पर पोल है। इसके बाद एन है आपका जो इधर वो है स्पीड इन आरपीएम, है ना। जेड आपका कंडक्टर है, नंबर ऑफ कंडक्टर है, और अपॉन 60 टू ए जो है आपका पैरेलल पाथ है। तो ये पढ़ा। अभी वोल्टेज इक्वेशन इसमें समराइज किया है। वोल्टेज इक्वेशन के बारे में चूंकि लेक्चर बड़ा हो रहा है तो अभी हमने इसको डिस्कशन नहीं किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वोल्टेज इक्वेशन पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन पढ़ेंगे, डीसी मशीन कितने टाइप की होती हैं, है ना। उसके बाद सीरीज शंट, फिर कंपाउंड, फिर लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, सारा कुछ आगे हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसका किस तरीके से वोल्टेज इक्वेशन निकलता है वो हम पढ़ेंगे। फिर उसका प्रैक्टिकली हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कहाँ कहाँ हमारे सामान्य जीवन में इसका उपयोग होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। आज हमने जो इसमें जो कुछ भी पढ़ाया है उसमें कुछ रेफरेंसेस बुक्स का रेफरेंसेस से पढ़ाया है। उसमें पहला बुक है जो इलेक्ट्रिक मशीनरी फंडामेंटल्स, स्टीफन की जो बुक आती है वो लिया है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल मशीनरी PS भीमरा। तीसरा है इलेक्ट्रिकल मशीन नागराथ कोठारी। और चौथा जो हमने रेफरेंस यहाँ स्पेसिफाई किया है, सम कंटेंट और फिगर टेकन फ्रॉम वेरियस इंटरनेट वेबसाइट फॉर टीचिंग पर्पस ओनली। सिर्फ आपको समझाने के लिए कुछ मटेरियल वेबसाइट से भी लिया गया है। धन्यवाद। आज जो भी मैंने आपको ये पढ़ाया है, या आपको जो भी आज प्रशिक्षण प्रदान किया है, आशा करते हैं कि आगे आने वाले भविष्य में आपको ये उपयोगी साबित होगा, और इसका उपयोग आप अपने ज्ञान को बढ़ाने में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।